स्टार्ट हो गया है। चलिए ध्यान दीजिए, कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं इस क्लास में जो बैठे हुए हैं और जो स्टूडेंट्स या कक्षा 10 में पढ़ने वाले या और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, हमारी बात को ध्यान से सुने। आज जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं वह कक्षा 10 का विज्ञान का पाठ है। अध्याय का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में विद्युत के नाम से जाना जाता है। अध्याय का क्रमांक हो सकता है अलग अलग किताबों में अलग अलग हो, किसी में 11 लिखा है, किसी में अध्याय 12 लिखा है। तो अध्याय के नंबर पर नहीं आपको जाना है, अध्याय के नाम पर जाना है। हमारे किताब में अध्याय 11 है। इस पाठ का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इस अध्याय में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में या एनसीईआरटी की और भी जो बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं जिनके पाठ्यक्रम में यह पाठ सम्मिलित है, इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको परीक्षा की दृष्टि से हम बताना उचित समझ रहे हैं। तो आज इस पाठ से एक छोटा सा निगमन है। निगमन 2 हैं। पहले एक निगमन बताने जा रहे हैं, फिर उस दूसरे निगमन को दूसरे वीडियो में भी बताया जाएगा। तो क्वेश्चन किस ढंग से पूछेगा या कुछ, चूंकि कक्षा 10 का क्लास है तो लगेगा कि यह बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हो सकता है भाई कठिन भी लगे। जिस स्टेट पर ये विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के, उनके लिए कठिन भी हो सकता है, और जो थोड़ा विद्यार्थी अच्छा पढ़ने में होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है, आसानी महसूस करेगा। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से समझाएं कि चाहे वह कमज़ोर विद्यार्थी हो या पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी हो, सबको यह आसानी से ही समझ में आए और समझने में कोई कठिनाई महसूस न करें। पहले हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सुनिए, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। पेपर में आपके प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, विद्युत प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, या इसी को कहेगा विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, इनके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त कीजिए। ध्यान से सुनिए हमारे प्रश्नों को। फिर से प्रश्न बोल रहे हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, कई साल इस प्रश्न को पूछा है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। चूंकि परीक्षा करीब है, लॉकडाउन में सही तरीके से बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा हम बोल दे रहे हैं, आप समझ लें। क्वेश्चन सुन लीजिए, इसलिए कई बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आप लिखेंगे भी नहीं तो सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर प्रश्न पढ़ रहे हैं, विद्युत प्रतिरोध या इसको केवल प्रतिरोध भी बोला जाता है, विद्युत प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए और श्रेणी क्रम में विद्युत प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, इनके संयोजन का या इनके समायोजन का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिए, हम आपको समझाने और सूत्र का निगमन कराने और सूत्र का निगमन बताने से पहले इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको पहले हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हम बोले कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। ध्यान दीजिए, परिभाषा हम आपको समझाएंगे। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, इसी को किसी किताब में लिखा होगा विद्युत प्रतिरोध। विद्युत कहा जाए या वैद्युत कहा जाए, एक ही मतलब समझिएगा। वैद्युत प्रतिरोध कहा जाए या विद्युत प्रतिरोध कहा जाए, तो पहले आप यह समझिए कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध हम लोग बोल रहे हैं कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा। प्रतिरोध शब्द, प्रतिरोध का मतलब क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, पहले इस चीज को आप समझेंगे तो इसकी परिभाषा भी आसानी से याद हो जाएगी
और जब हम पढ़ाएंगे तो हमारी बात को भी आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। प्रतिरोध शब्द पर पहले हम आपको बताएंगे। प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध का मतलब सीधा सीधा होता है विरोध करना। किसी का आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध का ही मतलब प्रतिरोध है। एक तरह से यह कहें प्रतिरोध विरोध का पर्यायवाची है। प्रतिरोध का मतलब किसी का विरोध करना। तो यहां जो प्रतिरोध है वह विद्युत का प्रतिरोध कर रहा है, इसी में परिभाषा है। वैद्युत प्रतिरोध किसकी खिलाफत कर रहा है? वैद्युत की खिलाफत कर रहा है, किसी इंसान की, किसी पशु पक्षी की नहीं। यहां जो खिलाफत की बात हो रही है, जो प्रतिरोध की बात हो रही है, वह वैद्युत के प्रतिरोध की बात हो रही है। यह वैद्युत का खिलाफत करता है, यह बहने वाली धारा का प्रतिरोध करता है। कहाँ धारा बहती है? धारा कहाँ बहेगी? किसी चालक में। चालक क्या है? फिर अब सोच रहे होंगे, कह रहे हैं धारा चालक में बहेगी, तो चालक क्या चीज है? तो चालक का मतलब विद्युत चालक, केवल चालक कहें या विद्युत चालक कहें या विद्युत सुचालक कहें, एक ही बात है। चालक कहें, विद्युत चालक कहें या विद्युत का सुचालक कहें। तो चालक का मतलब कि जिसमें विद्युत धारा हो करके प्रवाहित हो सके, बह सके, उसको चालक कहेंगे। तो हम ये बता रहे थे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध का मतलब किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का जो प्रतिरोध करता है उसी को कहा जाता है विद्युत प्रतिरोध। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो आप यही बताएंगे किसी चालक में बहने वाली धारा का जो विरोध करता है उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसी का नाम विद्युत प्रतिरोध है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ध्यान दीजिए, परिभाषा हम आपको विद्युत प्रतिरोध की बता दिए, फिर से सुन लीजिए। किसी चालक में बहने वाली धारा का विरोध जो करता है उसी को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध का संकेत होता है आर। आर क्यों संकेत लिया गया भाई? क्यों नहीं ए बी सी डी एफ जी एच एक्स वाई जेड कुछ ले लिया गया? अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं लिया गया? तो इसका बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है, बस प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए उसका पहला अक्षर ले लिया गया आर। तो प्रतिरोध का संकेत आर होता है और आर बराबर होता है V बटा आई। ही क्या है? तो जो चालक है उसके सिरों के बीच का विभवांतर है। मान लीजिए कोई चालक है तो इसके दो सिरे हैं, इन सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसको V से संकेत करते हैं। V विभवांतर है, I क्या है? तो यह जो चालक है इसमें बहने वाली धारा है। तो R बराबर V बटा I होता है। यह कौन बताया है? तो यह तो इस सवाल में पूछा नहीं गया है, लेकिन जान लीजिए, आपको पढ़ना भी है। R बराबर V बटा I यह वैज्ञानिक ओम ने बताया है और यह ओम का ही नियम है। R बराबर V बटा I यह ओम का नियम है। ओम का नियम जब पढ़ाएंगे तो इसको विस्तृत डिटेल में बताएंगे। चूंकि यहाँ प्रतिरोध की बात हो रही है तो इस वीडियो में इसकी चर्चा करना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। यह ओम ने बताया है कि R बराबर V बटा I। थोड़ी सी बात बोल दे रहे हैं, यह जो R है यह नियतांक है, V विभवांतर है, I धारा है। इस नियतांक का मान यहाँ जो है R है, इस R को वैद्युत प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, वैद्युत प्रतिरोध के संकेत के रूप में जाना जाता है। तो हम यह बता रहे थे कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक इसी सूत्र से आप निकालेंगे। जो विभवांतर है इसका मात्रक होता है वोल्ट, और जो I है, धारा है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? तो वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी वोल्ट प्रति एम्पियर का दूसरा नाम ओम है।
यह जो वैज्ञानिक ओम हैं, जिन्होंने इस सूत्र को दिया, इस सिद्धांत को दिया, उनके सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक ओम लिखा जाता है। प्रतिरोध का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक ओम ने इस सिद्धांत को, इस सूत्र को पैदा किया, इसलिए उनके सम्मान में वोल्ट प्रति एम्पियर का मात्रक उनके नाम के आधार पर ओम भी लिखा जाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। दोनों मात्रक को आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में दोनों मात्रकों में से कोई भी दे सकता है। अगर आप केवल रखेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर याद रखेंगे, आ गया उसमें ओम, तो कहेंगे कि ये ओम तो हम जानते ही नहीं है, तो हम मिस्टेक कर जाएंगे, विकल्प गलत आप लिख जाएंगे। तो दोनों मात्रकों को आप याद रखेंगे। वोल्ट प्रति एम्पियर भी प्रतिरोध का मात्रक है और ओम भी प्रतिरोध का ही मात्रक है। तो आपको प्रतिरोध की परिभाषा बताए, प्रतिरोध का मात्रक बताए। अब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, अब इस पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम शब्द आ रहा है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ख्याल कीजिए। मान लीजिए 3 प्रतिरोध हम ले रहे हैं, 3 प्रतिरोध ले लिए, R1, R2, R3। आप सोच रहे होंगे कुछ सीधा खींच रहे, फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर रहे, फिर सीधा खींच रहे, इसका मतलब क्या? तो यह जो संकेत बना रहे हैं इस तरह से, यह प्रतिरोध का संकेत है, यह प्रतिरोध का संकेत है। ख्याल कीजिए, सांकेतिक भाषा में प्रतिरोध को इसी तरह से दिखाया जाता है। तो हम 3 प्रतिरोध ले लिए हैं। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा प्रतिरोध R3 है। 3 ठो लिए हैं। मान लीजिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम। पहले तो आपके दिमाग में प्रश्न नाच रहा होगा कि श्रेणी क्रम क्या है। थोड़ा सा बता दें कि श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, कैसे समझेंगे कि श्रेणी क्रम की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक रस्सी है, ये भी, यह एक रस्सी है, यहाँ एक खूंटा गाड़े हैं, एक यहाँ गाड़े हैं, एक यहाँ खूंटा है, एक यहाँ खूंटा है। इसमें आप किसी पशु को बांध दिए, बकरी को बांधे हैं, यहाँ भी बकरी बांधे हैं, यहाँ बकरी बांधे हैं, सबकी रस्सी एक ही है। बकरी कहने पर हंसी आ रही है, बकरी कहने पर हंसी आ रही है तो हंस लो। अगर हंसी आ रही है तो हंस लो। सुनो हमारी बात, अब 2 मिनट थोड़ा पॉइंट से हट रहे हैं। हंसी आए तो हंस लो, रहने दीजिए, चलने दीजिए। हंसी आए, सुनो हमारी बात, हंसी आए तो हंस लो, रुलाई आए तो रो लो, नींद आए तो सो लो। ध्यान से सुन लो, बता रहे हैं, इसमें कुछ बात छुपी है। हंसी आए हंस लो, रुलाई आए रो लो, नींद आए सो लो, मगर मंदिर मस्जिद जाने से पहले बूढ़े माँ बाप को श्रवण कुमार की तरह कंधे पर अपने ढोलो, तब जाकर के तुम्हारी असली शिक्षा पूरी होगी। पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, असली शिक्षा वह है जिसमें हर चीज का ज्ञान हो। अब पॉइंट पर आ जाओ। तो ये हम बता रहे थे कि श्रेणी क्रम का मतलब क्या है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, तो एक बहुत मतलब हल्का एग्जाम्पल दे रहे थे कि यह एक रस्सी है, यहाँ कुछ खूंटे गाड़े गए हैं, 1 2 3 4 5 खूंटों को गाड़ दिए हैं। इनमें सपोज कीजिए बकरियों को बांधा गया है। तो इस तरह की अगर जो व्यवस्था होगी, ख्याल कीजिए, इस तरह की जो व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था को कहा जाएगा कि यह श्रेणी क्रम है।
श्रेणी क्रम है, बिल्कुल एक सीध में बांधे हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक सीध में बांधेंगे तभी श्रेणी क्रम होगा। इस रस्सी को ऐसे घुमा करके ऐसे यहां भी ले आ सकते हैं, इधर भी आप बांध सकते हैं, यहां भी बांध सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस रस्सी के दो किनारे हों। कई अगर अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे तो श्रेणी क्रम नहीं कहा जाएगा। तो श्रेणी क्रम में अब ध्यान दीजिए, अब श्रेणी क्रम कहेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में बात बैठ जाए। तो 3 प्रतिरोध हम लिए हैं, ध्यान दीजिए, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध लिए हैं। इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, जैसा कि अभी एक छोटा मोटा एग्जाम्पल आपको बताए। यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है। यह श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, आखिर जोड़ा कैसे गया? तो ध्यान दीजिए, ख्याल कीजिए, जो प्रतिरोध R1 है इसके 2 सिरे हैं, प्रतिरोध R2 के भी 2 सिरे हैं, प्रतिरोध R3 के भी 2 सिरे हैं। जितने प्रतिरोध लिए हैं R1, R2, R3, तीनों के 2-2 सिरे हैं, या जितनी संख्या में आप ले लीजिए, इन प्रतिरोधों के 2 सिरे होंगे। पहले प्रतिरोध को यहां रखा गया है, ख्याल कीजिए, पहला प्रतिरोध का एक सिरा यहां हो गया और एक सिरा यहां है। यह पहले प्रतिरोध का सिरा हो गया। कैसे जोड़ रहे हैं समझिए, पूछा है क्वेश्चन में कि कैसे जोड़ेंगे। तो एक प्रतिरोध लेकर के उस प्रतिरोध के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोध का एक सिरा और R2 का एक सिरा एक जगह जोड़ दिया गया। फिर R2 का जो एक सिरा बचा है, इसका एक सिरा तीसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ दिए। फिर तीसरा प्रतिरोध का एक सिरा जो बच रहा है, आगे और प्रतिरोध रहता तो इससे जोड़ देते, फिर उसके आगे वाले से और रहता तो उसके आगे जोड़ देते। इस तरह से प्रतिरोधों के जोड़ने की जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को कहा जाता है श्रेणी क्रम। इस तरह से प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पूछा, अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो साफ साफ शब्दों में आप बताएंगे कि पहले प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और इसी तरह से यानी एंड सो ऑन, और इसी तरह से जितने प्रतिरोध रहते हैं सबको जोड़ते जाते हैं। अब अंत में क्या करते हैं, अब जब सूत्र का निगमन करना है, सूत्र निकालना है श्रेणी क्रम का, तब क्या करेंगे, तो अब जो अंतिम प्रतिरोध है इसके सिरे को एक बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं, और जो पहला प्रतिरोध का एक सिरा बचा है इसके सिरे को बैटरी के धन प्लेट से जोड़ देते हैं। यह श्रेणी क्रम का चित्र हो गया। अब सूत्र का निगमन करने के लिए इस चित्र को थोड़ा अच्छे तरीके से बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तब चित्र का जो मैथमेटिकल पार्ट है, जो गणितीय निगमन है, बहुत छोटा सा है, उसको हम बताएंगे और लिखेंगे और आपको समझाएंगे। तो इसका चित्र आप कैसे बनाएंगे, चित्र न बहुत कठिन है, न इसको याद करने की जरूरत है, न रटने की जरूरत है। चित्र आसानी से आप बना लेंगे। ध्यान दीजिए, यह चित्र है, यह R1 हो गया, यह R2 हो गया, यह R3 हो गया। यहाँ एक सेल लगा देंगे। इस सेल का जो ऋण सिरा है अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, और जो धन सिरा है उसके शुरू वाले प्रतिरोध को के सिरे से इसको जोड़ देते हैं। इसका नाम लिख दीजिए, R1, R2, R3 और
यह जो सेल है इसका नाम ई लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब सेल से जो धारा बहती है, ख्याल कीजिए, सेल के ये दो ध्रुव हैं। छोटी लाइन ऋण ध्रुव को संकेत करती है, बड़ी जो खड़ी लाइन है यह धन ध्रुव को संकेत करती है। ख्याल कीजिए, अभी आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हैं, ये सब बात जानिए। जो छोटी लाइन है ऋण सिरा कहलाता है, जो बड़ी लाइन है वह धन सिरे का संकेत होता है। सेल से धारा ऋण से धन की ओर बहती है, ख्याल रखिएगा। यहां से मान लीजिए धारा बह रही है, धारा की दिशा इधर होगी, ऋण से धन की ओर चलती है। यह धारा मान लीजिए I एम्पियर की है, और जो सेल के सिरों के बीच विभवांतर है इसको हम मान ले रहे हैं V है। यहां से धारा यह चल करके चलते चलते इधर आई, फिर यहां आ गई, R1 में पहुंच गई, फिर यही धारा देख रहे हैं R2 में पहुंच गई, फिर यही धारा देख रहे हैं R3 में पहुंच गई, फिर इधर से बहते हुए फिर देख रहे हैं फिर सेल में आ गई। ख्याल कीजिएगा, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। सेल से मान लीजिए I एम्पियर की धारा बह रही है, देख रहे हैं R1 R2 R3 सब में यही धारा बह रही है, सब में I1 ही बह रही है, यहां से जो चल रही है वही धारा सब में जा रही है। अब मान लीजिए जो प्रतिरोध R1 है इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लीजिए V1 है, प्रतिरोध जो R2 है इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लीजिए V2 है, और जो प्रतिरोध R3 है इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लीजिए V3 है। ध्यान दीजिए, यह जो R1 R2 R3 प्रतिरोध हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो एक चीज हम देख रहे हैं कि जितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं सब में एक ही धारा बह रही है, धारा का मान समान है, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर है इसका मान अलग अलग है। जो प्रतिरोध है R1 R2 R3 इनके सिरों का जो विभवांतर है क्रमशः V1 V2 और V3 ये अलग अलग हैं। ख्याल रखिएगा, श्रेणी क्रम में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होगा, लेकिन विभवांतर का मान हर प्रतिरोध के लिए अलग अलग होगा, इसको ख्याल रखिएगा। अब इसी बात को हम लिखेंगे, अगर जितनी बात बोले हैं उतना बात लिखा जाएगा तो इस पर अट नहीं पाएगा ब्लैक बोर्ड पर, इसलिए जो मेन बातें थी आपको समझा दिए। अब जो परीक्षा में आप लिखेंगे, जितना आपको परीक्षा में लिखना जरूरी है, जो नोट है जो परीक्षा में आप लिखेंगे उत्तर पुस्तिका पर, उतनी ही बात इस ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए और सुनते रहिए। माना R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हों, तब ध्यान दीजिए,
अब हर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग है, तो हम पता करेंगे कि आखिर इस विभवांतर का मान होगा कितना। तो अभी अभी हम चर्चा किए थे, V बराबर होता है आई आर, या इसी सूत्र को ऐसे लिखे थे, R बराबर V बटा आई, यहीं से तिरछा गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा V बराबर आई आर। इसी सूत्र से हम पता करेंगे कि V1 का मान कितना है, V2 का मान कितना है, V3 का मान कितना है। अगर V1 का मान पता करना होगा तो V को V1 बना दीजिए। बहने वाली धारा R1 में I है तो I हो गई, और प्रतिरोध कितना है तो R1 है, तो V1 का मान हो जाएगा I R1। इसी तरह V2 का मान पता करना होगा तो I प्रतिरोध R2। तो V1 V2 V3 अब हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यदि प्रतिरोधों R1 R2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 हों तब, ध्यान दीजिए, तब, वहां भी तब लिख दिए हैं, यहां मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तब V1 इज इक्वल टू बहने वाली धारा I और प्रतिरोध R1, V2 इज इक्वल टू बहने वाली धारा I और दूसरे का प्रतिरोध R2, तथा V3 इज इक्वल टू I R3। अब ख्याल कीजिए, प्रतिरोध V1 V2 V3 निकाल लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सब में बहने वाली धारा का मान एक ही है। टोटल विभवांतर है कितना, इस सेल का टोटल विभवांतर कितना है, V है। तो V को जब हम जोड़ेंगे तो जो तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर है वह विभवांतर उतना ही होगा। तो यदि कुल विभवांतर भी हो तब, ध्यान दीजिए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 का मान कितना है, I R1, V1 V2 V3 का मान रखिए। V2 का मान कितना है, I R2, V3 का मान कितना है, I R3। ख्याल कीजिए, हम ये बताए आपको कि V1 V2 V3 निकाल लिए, सेल का विभवांतर है कितना, V वोल्ट है। यहाँ जो E लिखे हैं यह सेल का विद्युत वाहक बल है, इससे इस सूत्र में कुछ लेना देना नहीं है। V कितने के बराबर होगा, तो जो V1 V2 V3 निकाले हैं वह उसी सेल का वोल्टेज है। तो कुल वोल्टेज, कुल विभवांतर V है, तो V बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 V2 V3, V1 V2 V3 का मान यहाँ से उठा करके इसमें रख दिए हैं। अब देखिए, इसमें I कॉमन है, I बाहर कर ले रहे हैं, कॉमन गणित में पढ़े होंगे। R1 यहाँ बचेगा प्लस R2, यहाँ बचेगा प्लस R3। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए सूत्र आपका निकल गया, थोड़ा समझिए। मान लीजिए यह जो तीन प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोधों की जगह पर, ऐसे बंद करके आपको समझा रहे हैं, तीनों के जगह पर केवल एक ठो प्रतिरोध हम रख दिए। ये हमारी बाह को मान लीजिए कि यही एक ठो प्रतिरोध हो गया, तो इसमें बहने वाली धारा का मान I होगा और जो वोल्टेज है वह V होगा। अब इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे, यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक मिनट इसको खींच दें, केवल एक प्रतिरोध R लिया जाए तब,
तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध लिया जाए, तब V बराबर आई आर। आई क्या है? तो यही जो धारा है, यह धारा जो तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ठो लिए हैं, उसमें भी यही धारा बहेगी और वोल्टेज भी हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा आई आर। अब इस V का मान यहां हम रख रहे हैं, इसको सुविधा के लिए हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1, और इसको लिख दे रहे हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो V की जगह पर आई आर इज इक्वल टू इधर आई कोष्ट में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I कट गया, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है। इसको लिख लीजिए। कहीं कोई परेशानी होगी तो आप दोबारा तिबारा कमेंट करके या सामने वाले विद्यार्थी ऐसे भी पूछ सकते हैं।